हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। आज इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। भारत में पंचायती राज व्यवस्था तो हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। पंच परमेश्वर होते हैं या पंचों ने इसका निर्णय किया, और जब पंच की पंचायत के रूप में बैठते हैं या पंचायत बैठती है तो वहां पर वह बिल्कुल निष्पक्ष व्यवस्था हो जाती है, इसलिए पंचों को परमेश्वर हमारे यहाँ पर कहा गया। लेकिन वर्तमान में हम जो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं ये हमारे संविधान लागू होने के बाद में स्थापित की गई है। विशेषकर जो संशोधन हुआ है 1900 मतलब बाद में हुआ है, ये 73 संशोधन हुआ है, 73 और 74, ठीक है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू की गई है। तो यहाँ पर हम प्राचीन परिप्रेक्ष्य को भी लेते जाएंगे और नवीन हमारे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या प्रावधान हमारे यहाँ हुए हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही क्या कार्य हैं, क्या क्या संस्थाएं होती हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और पंचायती राज व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, क्या हमें इसका लाभ मिला है, ये सब हम इन वीडियोस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, 2 पार्ट हैं इसके, आप दोनों ही पार्ट इसके देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 1992 में 1992 में लागू की गई 73वें संविधान संशोधन से। यानी लागू तो हमारे यहाँ पहले भी थी, लेकिन संविधान में इसको एक संवैधानिक दर्जा 73 में जो संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत दिया गया। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका कार्य क्या है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में ये कार्य करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच के रूप में कार्य करती है। और वहां पर जो विकास कार्य हैं, जन कल्याण के कार्य हैं, उनको ये व्यवस्था देखती है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 पार्ट करें, यानी 3 टियर व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज में। सबसे पहली है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो कि सबसे निम्न स्तर पर काम करने वाली संस्था है, यानी हर एक व्यक्ति तक प्रजातंत्र जाना चाहिए, ये इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है और इसका कार्य क्या होता है, जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा के जो चुनाव है उनको निष्पक्ष तरीके से करवाना। और ये जो ग्राम पंचायत होती है यहाँ पर एक सरपंच चुना जाता है और वो सरपंच जो भी विकास कार्य होते हैं उनका निरीक्षण और देखरेख करता है। दूसरी जो होती है वो है पंचायत समिति, जो कि ग्राम पंचायत के ऊपर होती है। और पंचायत समिति का काम क्या होता है, जो तहसील और ब्लॉक होते हैं ना, उनके रिक्त संवैधानिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना, इसके साथ ही यहाँ का विकास करना, ठीक है, वीडियो होता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो उस क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, प्रधान आदि एक सदस्य के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। यानी पदेन होते हैं, वहां भी सदस्य होते हैं और यहाँ भी सदस्य होते हैं। और पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायत जो होती हैं उन ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट भी देखती है। तीसरी जो होती है वो होती है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद एक उच्च स्तरीय संस्था है, यानी जिला स्तरीय संस्था है ये। और यदि आवश्यकता पड़े तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का मार्गदर्शन भी करती है। और जिला परिषद का क्या काम है, जो भी गांव हैं, पंचायतें, उनकी अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजती है। और अनुदान जो होता है उसके द्वारा ये ग्राम पंचायतों की मदद भी करती है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिला अधिकारी जो होता है, जिलाधीश जो होता है, वो यहाँ की पूरी व्यवस्था को देखता है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिले स्तर की पूरी व्यवस्थाओं को ये संस्था देखती है। इसका इतिहास हम जाने, जैसे मैंने बताया कि आपको मैं पुराना भी बताऊंगी। वैसे तो हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से रही है, लेकिन जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है इसकी यदि हम संवैधानिक कुछ परिप्रेक्ष्य में हम जाएं तो लॉर्ड रिपन थे एक, उन्हें इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। 1882 में 1882 में अंग्रेजों की महासभा में उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, है ना, लागू नहीं हुई थी, केवल प्रस्ताव दिया था। उसके बाद वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम जो है
उसके तहत सभी प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो ये व्यवस्था यहीं पर डंप हो गई। उसके बाद 1957 में यानी आजाद देश में 1957 में योजना आयोग के गठन के साथ ही विभिन्न समितियों के सुझावों के तहत सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई कि अब इस प्रकार के सामुदायिक विकास के काम होने चाहिए, गांवों में विकास होना चाहिए। तो इस तरह की विकास की शुरुआत हुई और इसी के तहत देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी प्रारंभ किया बतौर पंचायती राज व्यवस्था का, यानी राजस्थान से ही इसका प्रारंभ हुआ है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो इसका प्रारंभ हुआ वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से हुआ। यानी वैसे प्रतीकात्मक रूप से तो राजस्थान में हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश से माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक जनरल नॉलेज के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, पारदर्शी तरीके से लास्ट तक पहुंचे, लास्ट के जो लोग हैं वहां तक पहुंचे। महिलाओं की मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो, वह आत्मनिर्भर बन सकें, बराबरी की जो मतलब स्थिति उनकी आ सके, देश के विकास में बराबर की भागीदार बन सकें। इसके अलावा जो गांव स्तर पर जमीनी विवाद है या जाति आधारित विवाद है या झगड़ों का निपटारा है वो जल्द से जल्द सामाजिक न्याय पंचायत के तहत निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके, ये व्यवस्था भी इसके अंतर्गत होती है। यानी जैसे पहले पंचायत बैठती थी वैसे ही इन पंचायतों के जरिए इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा हो सके, जमीनी विवाद का भी, जाति आधारित विवाद का भी, ये इस पंचायती राज का उद्देश्य रखा गया। अब यह है कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 1992 में जो संशोधन विधेयक आया है 1993 में, उसके तहत हुआ है। मतलब ये आया 92 है लेकिन पारित नहीं हो पाते, कई कई साल इनको पारित होने में लग जाते हैं। इसलिए ये 2 जो साल का डिफरेंस हो रहा है ये इसलिए हो रहा है। तो 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके तहत इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्व, उनमें भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया कि प्रत्येक राज्य को पंचायतों का गठन करना होगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्व हमारे यहाँ इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हमारे देश का विकास इतना नहीं हुआ था उस समय तक कि प्रत्येक अधिकार को लागू किया जा सके, प्रत्येक व्यवस्था को लागू किया जा सके। जैसे अभी भी बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व लागू हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे नहीं हुए हैं और कई सारे विवादास्पद चल रहे हैं। हमारे संविधान के भाग 9 की अनुसूची 11 के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक प्रावधानों में देखिए, एक तो अनुच्छेद 40 आ गया, उसके तहत ही 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके साथ ही जो भाग 9 की अनुसूची 11 के तहत 243 जो अनुच्छेद है उसमें पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने की बात कही गई है। यानी जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इनके लिए आरक्षण है, वैसे ही स्थानीय स्तर पर भी SC STओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। और इसके साथ ही ग्राम सभा के नियम 1993 की धारा 6 में बताया गया कि देश के राज्य में केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में नियुक्त राज्यपाल के द्वारा एक गांव में एक ही ग्राम सभा होगी। यानी हर गांव में ग्राम सभा की बात कही गई। ठीक है, और ग्राम सभा की धारा 8 के तहत पंचायत के गठन को परिभाषित किया गया। यानी किस प्रकार से पंचायत का गठन होगा, पहले पंच चुने जाएंगे फिर सरपंच चुने जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था धारा 8 के अंतर्गत है। और इसी प्रकार से धारा 9 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की अवधि निर्धारित की गई कि कितना समय रहेगा। वैसे 5 साल की अवधि होती है और बीच में यदि किसी वजह से विघटन हो जाए, कुछ हो जाए, तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराने होते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। और आशा है आपको पंचायती राज व्यवस्था, चूंकि आपके वैसे भी बहुत काम की है, आपके सिलेबस में हर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप ये वीडियो ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।